हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? इंसर्जन ऑफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिएगा। इंसर्जन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, यानी अगर किसी कैपेसिटर के अंदर में डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डालूं तो क्या किस किस फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या फर्क पड़ता है ना। ओके, तो इसमें दो केस हैं। पहला है एट कांस्टेंट चार्ज, जब कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट का मतलब आप एक बार कैपेसिटर को चार्ज कर दीजिए कोई बैटरी लगा के, और फिर उसको बैटरी से हटा दीजिए। अब देखिए, जैसे कैपेसिटर ये है, आपने इसको चार्ज करके बैटरी से हटा दिया। देखो इस प्लेट का चार्ज है, अब वो इस प्लेट में तो आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इतने सर्किट टूटा हुआ है। और इस प्लेट का चार्ज कहीं भी, अगर बैटरी होती तो बैटरी सर्किट के थ्रू चेंज हो सकता था चार्ज, पर अभी तो जो चार्ज है वो चेंज नहीं होगा अगर आपने इसको बैटरी से हटा दिया है। तो सबसे पहले है चार्ज इज कांस्टेंट। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो सबसे पहले तो देखिए, पहली बात तो जब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला जाता है, मान लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव, तो इधर चार्ज जो इंड्यूस्ड होता है वो होता है नेगेटिव, और इधर कैसा इंड्यूस्ड होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी अट्रैक्शन का नेट फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगता है। जब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो नीचे की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। अगर मैं इसको स्लोली एंटर कराता हूं तो मुझे इस फोर्स के इक्वल ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, और इस ये फोर्स जो लगा है, कितना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, और ये जो फोर्स है ये कितना वर्क होगा। अगर मैं इसको इंसर्ट करने में, आपसे दो चीजें बाद में कैलकुलेट करेंगे। एक तो जैसे डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को डालेंगे तो जो आपको कितना वर्क करेगा, इसको देखिए हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू इंसर्ट द डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, तो इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये भी कैलकुलेट करेंगे। पर फिलहाल तो आप समझिए, इसको जैसे आप एंटर कराओगे तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा अट्रैक्शन के कारण, तो आपको उसके इक्वल और अपोजिट ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा फॉर स्लोली इंसर्जन। ओके, चलिए फिलहाल तो आप देखिए कि अगर चार्ज कांस्टेंट है, अगर क्या चीज कांस्टेंट है? चार्ज। तो चार्ज अगर कांस्टेंट है और आपने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, तो देखो ये कैपेसिटर हो गया और ये आपने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जो फुल्ली इंसर्ट करवाई आपने ना जी। इसमें प्लस सिग्मा डेंसिटी है, इसमें माइनस सिग्मा, यहाँ पे इंड्यूस्ड होगी माइनस का सिग्मा आई, और यहाँ पे इंड्यूस्ड होगी प्लस का सिग्मा आई। ठीक है जी, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए के है। तो सबसे पहले तो आप जो चीज देखनी है, आपको क्या पता है? चार्ज तो क्या है? कांस्टेंट। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा, जैसे ही आप डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो क्या चीज चेंज होगी, क्या चीज चेंज नहीं होगी वो तो बाद की बात है, पर एक चीज चेंज नहीं, जो चार्ज कांस्टेंट है या वेरिएबल है, देखो जो कैपेसिटेंस होती है वो तो ज्योमेट्रिकल डेटा और मीडियम पे डिपेंड करती है, तो उसको कोई मतलब ही नहीं चार्ज कांस्टेंट है या वोल्टेज कांस्टेंट है। हाँ, जो कैपेसिटेंस है, अगर आपने के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर करवाई है तो जो कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? के टाइम्स। कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? के टाइम्स। क्योंकि कैपेसिटेंस को तो जो जैसे अपन केस करें चार्ज कांस्टेंट, इससे कोई मतलब नहीं है, या वोल्टेज कांस्टेंट है, वो तो ज्योमेट्रिकल डेटा पे डिपेंड करती है, तो गारंटी कितनी हो जाएगी? के टाइम्स। ओके, आपको दो डेटा पे फर्क पता चल गया, एक तो क्यू पे और एक सी पे। क्यू कांस्टेंट है, सी के टाइम्स हो गया। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? वी। वी जो होगा, वी कितना होगा? क्यू बाई सी। अब ये तो क्या रहा? कांस्टेंट, और ये क्या हो गया? के टाइम्स। तो जो वोल्टेज है क्या वो 1/k टाइम्स हो जाएगा? यस सर। क्या हो गया? रिड्यूस। तो कांस्टेंट चार्ज के ऊपर अगर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब आप एंटर कराते हैं तो चार्ज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस के टाइम्स और पोटेंशियल डिफरेंस 1/k टाइम्स हो जाएगा। ओके, अच्छा जी। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना हो जाएगा 1/k टाइम्स, कितना हो जाएगा 1 बाई, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो E कितना हो जाता है, जो पहले E होता है बाई के, ये तो फर्क होता है डाइलेक्ट्रिक का, तो 1/k टाइम्स हो जाएगा। या आप इसको इधर से देख सकते हो, E इक्वल टू होता है V/d, D इज द सेपरेशन, तो सेपरेशन में कोई फर्क पड़ा नहीं है, और V कितना हो गया है 1/k टाइम्स, तो जो E है ये भी कितना हो जाएगा 1/k टाइम्स। ठीक है, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर कितनी होती है, आप कोई सा फॉर्मूला यूज कर लीजिए, हाफ सी वी स्क्वायर यूज कर लीजिए, क्यू स्क्वायर बाई 2c यूज कर लीजिए, हाफ क्यू इंटू वी यूज कर लीजिए, कोई सा भी यूज कर लीजिए, पर जनरली आप वो यूज करो। देखते हो कि क्यू कांस्टेंट है तो आप क्यू वाला यूज कर लीजिए, तो मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो देखो क्यू तो कांस्टेंट ही है और c इंक्रीज हुआ है k टाइम्स, नीचे वाली टर्म कितना इंक्रीज हुई है k टाइम्स, तो जो एनर्जी है कितनी हो जाएगी 1/k टाइम्स, कितनी हो जाएगी 1/k टाइम्स। ओके, 6 पॉइंट, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, कि जो फोर्स लग रहा था प्लेट्स के बीच में, जो आप पहले कैलकुलेट भी कर चुके हो, फोर्स की वैल्यू है आप क्या थी हाफ क्यू इंटू ई। ठीक है, या इसको आपने ऐसा लिख लिया था, देखो क्यू इंटू ई को हाफ, इसको लिख लिया था सिग्मा इंटू ए, और इसको लिख लिया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको ऐसा लिख सकते थे अपन सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स लगता था। अच्छा जी, अब इस फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो अगर आप इधर से देखें तो चार्ज तो कांस्टेंट है और जो E है वो 1/k टाइम्स हो गया है, तो इधर से देखने पे ऐसा लगता है कि फोर्स भी 1/k टाइम्स हो गया होगा, क्यों तो कांस्टेंट है, और जो E है वो 1/k टाइम्स हो गया, तो जो फोर्स है वो भी कितना हो गया होगा 1/k टाइम्स। ओके, चलिए दूसरा देखो, यहाँ पे चार्ज यानी सिग्मा तो कांस्टेंट है, और जो एप्सिलॉन नॉट है तो अगर आप इधर से देखोगे तो जो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखोगे तो ये 1/k टाइम्स आपको ऐसा नजर आएगा। ठीक है, एक्चुअल में फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आप यहां से निकाल ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, यहां से देखोगे तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ये 1/k टाइम्स हुआ है, क्योंकि ये कितना हो गया 1/k टाइम्स, इधर सिग्मा कांस्टेंट है, ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या लिखोगे एप्सिलॉन नॉट इनटू k, तो ये भी 1/k टाइम्स, ऐसा लग रहा है कि 1/k टाइम्स हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता, देखो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए आप उसी कंसेप्ट पे जाइए जिस कंसेप्ट से अपन ने ये फोर्स निकाला था। ओके, चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। देखो एक प्लेट ये है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और एक प्लेट ये है, इसमें प्लस सिग्मा माइनस का सिग्मा आई प्लस का सिग्मा आई। अगर मैं इस प्लेट पर फोर्स पूछूं तो इस प्लेट पर जो फोर्स होगा F, वो होगा इस प्लेट पर चार्ज, जो कितना होगा सिग्मा इंटू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्ज सिस्टम। किसी भी चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो उसके अलावा जितने भी चार्ज प्रेजेंट है उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो फोर्स कितना होता है Q इंटू ई, जिसमें E क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस। तो यहाँ पे इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तीन के कारण लगेगा। अच्छा जी, तो लगेगा ये E ड्यू टू माइनस सिग्मा आई प्लस ड्यू टू सिग्मा आई प्लस ड्यू टू ये माइनस सिग्मा चार्ज, बोलो इनके कारण लगेगा। अच्छा जी, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन नेगेटिव यानी इधर होगी, और वैल्यू कितनी होगी सिग्मा आई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण जो होगी बेटा वो होगी डायरेक्शन इधर पॉजिटिव चार्ज सिग्मा आई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण नेगेटिव है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर, कितना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इधर वाले सभी को पॉजिटिव ले लो, इधर वालों को सभी को नेगेटिव ले लो। तो जब आप ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो वैल्यू जब आप इसके अंदर रखेंगे तो देखो क्या फर्क पड़ेगा, देखो सिग्मा इंटू ए, ये कितना हो गया सिग्मा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा आई के कारण कौन सी डायरेक्शन होगी ये वाली नेगेटिव चार्ज है ना,
तो इधर वाली पॉजिटिव वैल्यू यानी प्लस का सिग्मा आई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस प्लस सिग्मा आई का डायरेक्शन क्या है ये 4 से दूर, तो इसको ले लो आप नेगेटिव माइनस सिग्मा आई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो इस प्लस और माइनस का कोई नहीं है, इन प्लस माइनस का तो डायरेक्शन आगे ना, उस डायरेक्शन को अपन ने इधर और इधर पॉजिटिव ले रखा है। ऐसा नहीं कि माइनस सिग्मा आई है तो उसमें माइनस सिग्मा आई ले लिया, प्लस सिग्मा आई है तो उसमें प्लस सिग्मा आई ले लिया। प्लस और माइनस सिर्फ डायरेक्शन निकल रही है। अच्छा इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। देखो वैसे भी अगर आप गौर से देखो तो देखो ये जो चार्ज की शीट बनी इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा और इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पे तो बराबर ही होगा, इनफाइनाइट शीट की तरह एक्ट करेगा। अच्छा बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट आएगी, यानी इसका और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। देखो ये बराबर आ रहे हैं, ये और ये तो आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो जो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो सिर्फ इसके कारण ही बचेगा। तो इसके कारण कितना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होती तब भी देखो ये दोनों नहीं होते, तब भी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होता और इसके कारण इस पे फोर्स लगता। अब ये डाल दिया तो ये दोनों भी आ गए, तब भी इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा है, तब भी फोर्स सिर्फ इसकी वजह से ही लग रहा है। तो देखो फोर्स पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से सिर्फ ये दोनों ही करे थे और इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो गए, तो इन दोनों का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पहले भी इसके कारण फोर्स लग रहा था, अब भी इसी के कारण फोर्स लग रहा है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई सिग्मा स्क्वायर A/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये पहले जितना ही आया है? यस सर। तो यानी जो फोर्स आप इधर से रखेंगे तो देखो Q कांस्टेंट है, E कितना हो गया E/K, E कितना हो गया E/K। पर E/K क्या है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट जो आप E/K लिख रहे हो। पर जो फोर्स में E आता है वो क्या होता है? जो फोर्स में E आता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्ज सिस्टम, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स होता है। बात समझ में आ रही है आपको? जब यहां से आप क्यों नहीं लिख पाए? Q तो कांस्टेंट है, E कितना हो गया E/K, पर E/K क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स है। पर जो फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्या आता है? चार्ज into electric field due to other charge system, not the electric field between the plates. ओके, तो यहां से देखा तो फोर्स की वैल्यू ये नहीं डालते तब भी उतनी थी और ये एंटर करवा के स्लैब तब भी उतनी है। यानी जो फोर्स है, यानी जो 6 फैक्टर का फोर्स, ये भी क्या रहता है? कांस्टेंट। ये भी क्या रहता है? कांस्टेंट। तो ये जो 6 फैक्टर हैं इनके ऊपर आपको इफेक्ट देखना है। सिंपल से ये क्वेश्चन आता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला तो बताइए पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एनर्जी स्टोर पे, इसमें क्या फर्क पड़ा, ये आपको उठाना है। क्या आपको समझ में आया? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से देखिए ना। इसमें फोर्स वाला थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना पड़ता है, बाकी सब तो चीजें सिंपल है आपकी। ओके, तो देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं ये तो हमेशा के टाइम्स होगा, और चार्ज या वोल्टेज में से एक चीज मैं आपको पहले बताऊंगा, चार्ज कांस्टेंट है या वोल्टेज। तो आपको Q = CV में से 2 फैक्टर पता होंगे, या तो एक तो डिस्टेंस और एक या तो चार्ज या वोल्टेज। तो वोल्टेज पता होगा तो चार्ज निकल जाएगा, चार्ज पता होगा तो वोल्टेज पे इफेक्ट निकल जाएगा। बाकी तीनों चीज आते ही तो फिर तो एक कैप्चर के लिए कोई भी सारी चीजें लिख सकते हैं अपन, बस Q C V 3 चीज होने के बाद। तो ओके चलिए दूसरा केस देखिए। दूसरा केस एट कांस्टेंट वोल्टेज। जब मान लीजिए ये कोई कैपेसिटर है, कांस्टेंट वोल्टेज यानी मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। अब जब तक आप बैटरी से कनेक्ट रखोगे, मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है तो ये 0 ये 0 ये भी, तो भाई आप एक कुछ भी कर दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना रहेगा V। अब आप इसके अंदर जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे, ओके, तो देखिए किस किस चीज पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले दे रखा है वोल्टेज तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। सेकंड कैपेसिटेंस K टाइम्स होगी, ठीक है, वो तो पक्का, जो K डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो K टाइम्स हो जाएगी, K × F0 है, ठीक है। अच्छा तीसरा अब लिख लो चार्ज। चार्ज कितना होता है? C × V। तो चार्ज
तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गई और वोल्टेज तो कांस्टेंट है, तो Q इक्वल टू CV में ये तो कांस्टेंट रहा पर ये के टाइम्स हो गया, तो ये कितना हो जाएगा के टाइम्स। चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड देखने में ऐसा लगता है कि अगर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी के वाली तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो E बाई की हो जाता है ना, ठीक है, पर आप इसको इधर से मत देखिए, इसको भी आप इधर से देखिए V बाई डी। तो क्या V चेंज हुआ? नहीं। क्या D चेंज हुआ? नहीं। तो ये क्या रहा? कांस्टेंट। अब आप उधर से देखोगे कि सर के वाली डाल दी इलेक्ट्रिक फील्ड तो 1 बाई के टाइम्स हो जाएगा, नहीं देखिए, तो चार्ज कांस्टेंट नहीं है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस चार्ज के कारण होता है ना, तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला तो पहले तो चार्ज के टाइम हो गया, तो चार्ज के टाइम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? के टाइम्स, और फिर इसी स्लैब के कारण फिर से कितना हो गया? 1 बाई के टाइम्स, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखो तो स्लैब पिछली बार तो क्या था, जब आपने स्लैब इंसर्ट की तो यहाँ पे जो चार्ज था वो क्या था? कांस्टेंट था, तो बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही रहा, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक के कारण कितना हो गया? 1 बाई के। पर यहाँ तो स्लैब डालते चार्ज भी तो चेंज हो रहा है, तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स हुआ क्योंकि चार्ज के टाइम्स हो गया, और डाइलेक्ट्रिक की वजह से फिर से 1 बाई के टाइम्स हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? कांस्टेंट। या फिर आप सिंपली यहाँ से देखिए V बाई डी, V तो जी कांस्टेंट ही रहेगा, और डी भी सेपरेशन बिटवीन प्लेट तो चेंज ही नहीं हुआ है, तो V क्या हो गया? कांस्टेंट। अगला फिफ्थ फैक्टर, अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी स्टोर, तो इस बार क्या कांस्टेंट है? वोल्टेज, तो आप इधर से देखिए हाफ CV स्क्वायर से, हाफ CV स्क्वायर में ये तो कांस्टेंट है, और ये कितना हो गया? C कैपेसिटेंस के टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? के टाइम्स। बोल बात समझ में? अब जो सिक्स्थ फैक्टर है वही फोर्स, फोर्स बिटवीन द प्लेट, फोर्स बिटवीन द प्लेट। तो देखिए फोर्स बिटवीन द प्लेट, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा फोर्स बिटवीन द प्लेट्स में देखोगे तो देखो सबसे पहले तो चार्ज के टाइम्स हो चुका है, यानी अगर इस प्लेट पे पहले चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा थी, तो अब इसके ऊपर जो चार्ज हो चुका है वो हो गया है K इंटू सिग्मा। कितना हो चुका है? K इंटू सिग्मा, क्योंकि चार्ज के टाइम हो गया, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्ज सिस्टम। तो अदर चार्ज सिस्टम इसके अलावा क्या क्या है? एक तो ये चार्ज इंड्यूस चार्ज, एक इधर इंड्यूस चार्ज, ये माइनस का सिग्मा आई, ये प्लस का सिग्मा आई, और आपको पता है इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्वल और अपोजिट होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा? इसके कारण। अच्छा इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा, और इसका सिग्मा भी कितना हो गया है? के टाइम्स। तो देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इसके कारण जो वैल्यू होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू प्लेट के कारण कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पर अब सिग्मा कितना हो गया स्लैब डालते? के सिग्मा। सिग्मा कितना हो गया? तो चार्ज के टाइम्स हो गया ना, तो सिग्मा कितना हो गया? के टाइम्स। तो यहाँ से अगर आप फोर्स दोगे हो जाएगा के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से पहले चार्ज डेंसिटी, ठीक है, तो पहले वाली चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, तो डालने के बाद कितनी हुई थी? के सिग्मा। डालने से पहले कितनी थी? सिग्मा, डालने के बाद कितनी हो गई? के सिग्मा। यानी डालने से पहले जो फोर्स था वो कितना हो गया था? इंटू ए होती है ना, इंटू ए, डेंसिटी इंटू एरिया ना। अच्छा तो ये सिग्मा क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने से पहले की डेंसिटी। तो इंसर्ट करने से पहले कितना फोर्स लग रहा था, और इंसर्ट करने के बाद कितना लग रहा है? इतना। तो जो फोर्स होता है वो कितना हो जाता है? के स्क्वायर टाइम्स। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो फोर्स के स्क्वायर टाइम्स चेंज होता है, और अगर चार्ज कांस्टेंट है तो फिर फोर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चलिए जी समझ में आया? ओके अब देखिए दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट है ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पहला पॉइंट क्या था? इंसर्जन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इंसर्जन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। उसमें दो केस थे, फर्स्ट केस एट कांस्टेंट चार्ज, सेकंड केस एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके अब सेकंड केस जो है वो है इफेक्ट ऑफ डी, यानी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। वही बात, पहला केस कौन सा? एट कांस्टेंट
चार्ज, जब चार्ज कांस्टेंट हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कैपिटल है, इस पे चार्ज कांस्टेंट है, ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, ये डिस्टेंस है d। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे d को, तो सबसे पहले देखो चार्ज तो क्या है कांस्टेंट, पहली चीज। सेकंड चीज, चार्ज तो क्या है कांस्टेंट। दूसरी चीज d को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो d को इंक्रीज करने पे इफेक्ट बता रहा हूं, अगर d को आप इंक्रीज करेंगे तो देखो c पक्का से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि c कितना होता है एप्सिलॉन नॉट a बाई d। अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना होता है इन दोनों प्लेट्स के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो तो चेंज होगा नहीं, वो इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, तो ये क्या रहता है कांस्टेंट। फोर्थ पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना, उस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है E इंटू डी, E इंटू डी। तो देखो E तो कांस्टेंट है पर D बढ़ाओगे तो भाई साहब पोटेंशियल भी क्या होगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इंक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही रहा, बट सेपरेशन आपने क्या कर दिया है बढ़ा दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा इंक्रीज। तीसरा नेक्स्ट जो आपका एनर्जी स्टोर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो एनर्जी स्टोर के फर्क पे आप देख लीजिए, देखो चार्ज कांस्टेंट है तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए q स्क्वायर बाई 2c। तो q स्क्वायर बाई 2c से देखोगे तो q तो कांस्टेंट है पर c क्या हो रहा है डिक्रीज, तो वैसे ये क्या हो जाएगा एनर्जी स्टोर इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी इंक्रीज। ओके नेक्स्ट, अच्छा वैसे अगर लॉजिकली देखें तो एनर्जी स्टोर इंक्रीज क्यों होगी, देखो इस प्लेट पर ये फोर्स किधर लगा रहा है, ये वाली प्लेट इधर, तो अगर आपको सेपरेशन बढ़ाना है तो आपको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा इधर, तो आप जो फोर्स लगाओगे तो उस फोर्स के कारण आपको क्या करना पड़ेगा वर्क करना पड़ेगा। अच्छा तो जो आप वर्क करोगे आपका वर्क कैसा आएगा, देखो आपको फोर्स इधर लगाना है, डी को इंक्रीज करना है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो फोर्स कैसा आएगा आपका पॉजिटिव, और वो फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, इसलिए आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी डी इंक्रीज करने पर। किस पे देखो ये सारी चीज किसमें डी इंक्रीज करने पे। ओके अच्छा जी, और सिक्स फैक्टर जो फोर्स का है, तो भाई फोर्स के ऊपर तो फोर्स कितना होता है सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ डी, ये तो डी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए फोर्स तो क्या रहने वाला है कांस्टेंट, कितना रहने वाला है कांस्टेंट। तो देखो वो 6 के 6 फैक्टर पे डी को इंक्रीज करने पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज तो कांस्टेंट मैंने दे रखा है, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, डी इंक्रीज करोगे तो वी इंक्रीज होगा, डी इंक्रीज करोगे तो एनर्जी स्टोर इंक्रीज होगी, बाकी फोर्स उतना ही रहेगा। जैसे मैं आपको सिंपली इस पे क्वेश्चन बोलूं